गुलिस्तान टीवी के पॉपुलर प्रोग्राम ओपन टॉक के सेकंड एडिशन में आपका एक मरतबा फिर खुश आमदेद करते हैं चाडोरा कॉन्स्टिट्यूंसी से। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सेकंड एडिशन के ओपन टॉक में हम वादी कश्मीर की मुख्तलिफ असेंबली सेगमेंट्स का दौरा कर रहे हैं और वहाँ के मकामी एमएलएज और वहाँ के मकामी बाशऊर बाइज़्ज़त शहरियों को प्रोग्राम में मदऊ करते हैं और मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं। चूँकि लोगों ने अपना मैंडेट, अपना वोट दे दिया है और एक मकामी एमएलए को जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली तक पहुँचाया है। हालांकि इलेक्शन के दौरान कई सारे वादे किए गए, लेकिन अब एक हुकूमत भी बन चुकी है 6 साल के बाद। लेकिन अब ये देखना है कि क्या आम लोगों के मसाइल, आम लोगों के लिए जो वादे किए गए थे, क्या वो वादे हल होंगे। और इसी असला में आज हम पहुंचे हैं बडगाम डिस्ट्रिक्ट के चाडोरा असेंबली सेगमेंट में और आज हमारे ख़ास मेहमान हैं अली मोहम्मद डार साहब, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर भी हैं और हाल ही में इन्होंने यहाँ से जीत भी हासिल की। लोगों ने इन्हें अपना मैंडेट दिया और साथ साथ हमने समाज के मुख्तलिफ हलकों से ताल्लुक़ रखने वाले अहम शख्सियात को प्रोग्राम में मदऊ करते हैं। और सबसे पहले आज के प्रोग्राम में हम आपको आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का तारुफ कराते हैं। आज के हमारे पहले मेहमान हैं गुलाम मोहिद्दीन पाल साहब, जो कि एक समाजी कारकुन हैं। शिराज अहमद भट्ट साहब, जो कि एक समाजी कारकुन ये भी हैं। हमारे साथ है इंजीनियर मुजफ्फर डार साहब, जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है कांग्रेस के बडगाम के। इसके अलावा हमारे साथ है डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट साहब, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और राइटर भी हैं। हमारे साथ है अली मोहम्मद डार साहब, जो कि एमएलए चाडोरा हैं और इन्हीं के साथ आज खास गुफ्तगू होगी। फहद अंद्राबी साहब, जो कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और एक्स चेयरमैन भी है म्यूनसिपल काउंसिल चाडोरा के। एक और हमारे आज के मेहमान हैं गुलाम नबी नमताहाली साहब, जो कि बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, चाडोरा से इनका ताल्लुक़ है। हमारे एक और आज के मेहमान हैं मुश्ताक चौधरी साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ SC ST OBC। और हमारे आज के एक और मेहमान हैं शाहनवाज सुल्तान साहब, जो कि सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। तो बात हो रही है जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद असेंबली के इंतखाबात हुए, 6 साल के बाद अवामी हुकूमत कायम हुई, लोगों ने अपना वोट दिया, मैंडेट दिया। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या लोगों के मसाइल हल होंगे? जिस एमएलए को चुना गया है उस एमएलए के ऊपर क्या जिम्मेदारी है? सबसे पहले हम जाएंगे अली मोहम्मद डार साहब के पास। डार साहब, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ आवर हुए। पहला आपका रद्द अमल, यहाँ मकामी लोग भी बैठे हैं, गुलिस्तान टीवी पे भी लोग देख रहे हैं, लोगों ने मैंडेट दिया, पहला रिएक्शन आपका? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करता हूँ कि आपने हमें दावत दी यहाँ आने के लिए। तो हमें जो मैंडेट मिला है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर में भारी अक्सरियत मिली। जो उम्मीद नहीं थी, उम्मीद से भी ज़्यादा लोगों ने हमें हिमायत की, वोट दिया। और आपकी वसातत से मैं लोगों को वादा देता हूँ, बिलखुसूस चाडोरा के लोगों को, जो हमने वादे किए हैं, जो हमने मंशूर लोगों के सामने रखा या हमने अपनी तरफ से कहीं कहीं जगहों पर इलाकाई जो लोगों की मुश्किलात है उनको दूर करने का वादा किया, हम उस पर पाबंद हैं। ठीक है, तो आप कहते हैं कि हमने लोगों से वोट मांगा, वादे किए, वो पूरे किए जाएंगे। डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट साहब, आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि एमएलए साहब सामने हैं, वोट इनको मिला है, लेजिस्लेटिव असेंबली तक पहुँचे हैं, आप चूँकि समाज के मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, एनवायरनमेंट पे भी बात करते हैं, 5 साल के लिए अली मोहम्मद डार साहब के लिए आप क्या कहेंगे? कौन सी ऐसी जिम्मेदारियाँ जो इनको इस कॉन्स्टिट्यूंसी में निभानी होंगी? 2 चीज़ें हैं इसमें। एक तो है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत के आई है, वो खाली बिजली, पानी, सड़क के लिए नहीं आई है। उनके पास बहुत सारे वादे जो उन्होंने किए हैं पॉलिटिकली। एक तो आर्टिकल 370 के हवाले से, 35A के हवाले से और स्टेटहुड के हवाले से, उस पे इनको बिल्कुल मतलब असल में वोट उनको उसी के लिए मिला है। वरना डेवलपमेंट यहाँ के जो हमारे मनोज सिन्हा जी भी हैं इस वक्त, जो LG हैं, डेवलपमेंट उन्होंने भी की है। अगर आप देखेंगे पिछले 3 साल में बहुत सड़कें बनी, यहाँ पे बहुत सारी जल जीवन मिशन में इतना पैसा आया, आज तक हमने कभी सोचा भी नहीं था।
پانی کے حوالے سے. اگر بجلی کا سسٹم آپ دیکھیں گے اسٹریم لائن ہو چکا ہے. اگر آپ سکولوں میں دیکھیں اس وقت حاضری زبردست ہے, تمام چیزیں ہو رہی تھی, مگر جو ہم نے کھویا تھا وہ ہم کو واپس ملنا چاہیے, اور اسی کے لیے جو ہے لوگوں نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے. اور جہاں تک چاڈورا کی بات ہے, یہاں کے الگ الگ ڈیولپمنٹل ایشوز ہیں, تو ہمیں پوری امید ہے کہ ڈار صاحب انشاءاللہ اس پہ پورا اتریں گے. خاص کر جو ہمارا 4 لین جو سری نگر چاڈورا اور چار شریف کا روڈ ہے, یا ہمارے پانی کا مسئلہ ہے یہاں پہ, جو یہاں پہ دودھ گنگا ہے اس میں لیگل مائننگ ہو رہی ہے, اور جتنے بھی کریواز ہمارے یہاں پہ اتنی مٹی نکالی گئی اس میں سے, کیا ہمیں وہ پیسہ ملا اس کا؟ اگر یہاں پہ رنگ روڈ بنا, وہ وہاں سے ٹھیکیدار بھی وہاں سے آ گئے, گاڑیاں بھی وہاں سے لائے, مزدور تک انہوں نے وہاں سے لائے, اور مٹی ہماری چوری کر کے لے گئے, ہمارے نالے ندیاں خالی کر کے لے گئے. کیا ایک تو انوائرمنٹل ڈیزاسٹر ہو ہی گیا, اس کے ساتھ ساتھ ہمارا اکنامک لاس ہوا ہے, خاص کر چاڈورا کانسٹیچوئنسی کا. کیا ہم نے اس کا تخمینہ لگایا ہے؟ تو میں گزارش کروں گا ڈار صاحب سے بھی اور یہاں کی سرکار سے, اس کا اسیسمنٹ کیا جائے. جتنے 4 سالوں سے انہوں نے لوٹ مچائی یہاں پہ کریواز, یہاں کے وڈروں کو انہوں نے لوٹا ہے, وہ کتنی مٹی لوٹی ہے انہوں نے, اس کا اسیسمنٹ ہونا چاہیے اور ان سے وہ جو حاصل کیا جانا چاہیے. آپ کے اس بات پہ ڈار صاحب رپلائی لینا چاہیں گے؟ جس طرح سے راجہ مظفر صاحب نے بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا, خاص کر الیگل مائننگ کی انہوں نے بات کی, یا معاشی طور پر یا انوائرمنٹ ڈیزاسٹرز کی انہوں نے بات کی, تو کیا کچھ کہیں گے آپ جب ہم ود ان دا کانسٹیچوئنسی ہم بات کرتے ہیں؟ انہوں نے صحیح فرمایا, رنگ روڈ کی بات کی. ہمیں یہ امید تھی, یہ جو رنگ روڈ بن گیا یہ 2009-10 میں اس کی سروے ہوئی, ہمیں خوشی تھی. ایک تو رنگ روڈ سے لوگوں کو فائدہ ملے گا آنے جانے کا, 10 منٹ میں ہم یہاں سے بڑگام تک پہنچیں گے. دوسرا جو اقتصادی حالت اس ایریا کی ہے, ہمیں یہ امید تھی اس میں کچھ بہتری آئے گی. بدقسمتی سے یہاں کوئی عوامی سرکار نہ رہی, اس کا کوئی بھی فائدہ یہاں اس ایریا کے جو لوگ ہیں ان کو نہیں ملا. مجھے یاد ہے جب بائی پاس سری نگر جو پانت چھک سے بیمنا تک جاتا تھا, اس سے کتنا فائدہ ملا. ہم اس کی 10 کلومیٹر کی دوری پر ہے, یہاں تک بھی اس کا فائدہ پہنچا. یار ریلوے لائن جب آئی اس وقت بھی عوامی سرکار تھی, یہاں اس وقت بھی لوگوں کو فائدہ ملا. یہاں کی اقتصادی حالت جو تھی اس میں بہتری آئی, مگر بدقسمتی سے اس سے کوئی فائدہ نہیں ملا, بلکہ ہر طرح نقصان ہی نقصان ہوا. ہمارے جو کریوا زمین تھی گاہ چرائی, اس پر جابرانہ قبضہ کیا گیا. جب ہمارے لوگوں نے یہاں چاہا کہ ہم بھی گاہ چرائی سے مٹی اٹھا کے کہیں پر ضرورت مند کو دیں گے, ان کو الاؤ نہیں کیا گیا. یا آپ دیکھیے دودھ گنگا کی حالت کیا بنائی. جب لوگوں نے شور مچایا, جب لوگ نکلتے تھے 10 منٹ میں وہاں SOG پہنچتے تھے لوگوں کو بھگانے کے لیے. میں آپ کو یقین دوں گا اب ایسا نہیں ہوگا. اب ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اب ایسا نہیں. بہت اچھی بات علی محمد ڈار صاحب نے کہی کہ یہ چاڈورا کی عوام کو یقین دلاتے ہیں کہ اب ایسا نہیں ہوگا. فہد اندرابی صاحب, آپ سے میں جاننا چاہوں گا, آپ میونسپل کونسل کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں, ابھی بنیادی مسائل آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا کام آپ نے کیا, کیا ادھورا رہا, کیا واقعی اس زمرے میں آپ کا چاڈورا ٹاؤن ہے جس کے لیے وہ حق رکھتا ہے, جو وہ ڈیزرو کرتا ہے؟ دیکھیے, آپ نے اگر بات کی کام کی, جب میں میونسپل چیئرمین تھا, میں زیادہ کچھ بولوں گا نہیں. جس جگہ پہ آپ کھڑے ہیں ڈگری کالج, یہ جب میں چیئرمین تھا تب یہ کالج بنا. اسی کے ساتھ بس اڈا ہے, جب میں چیئرمین تھا تب اڈا بنا. ابھی ایک شاپنگ کمپلیکس کا کام چل رہا ہے, یہ بھی میرے ٹائم میں ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بولوں کچھ پارکیں بنی ہیں, لائٹیں لگی ہیں. مسئلہ صرف یہاں تک نہیں رکتا ہے, لوگوں کے مسائل ہیں, بہت زیادہ مسائل ہیں. ہم چاہتے ہیں یہ مسائل حل ہو. اور بات اگر کریں اس سال کے الیکشن کی, نیشنل کانفرنس کو ایبسلیوٹ میجورٹی ملی ہے, تھمپنگ میجورٹی ملی ہے. ابھی تک کی یہ اسٹرانگسٹ گورنمنٹ ہے, ایک سنگل لارجسٹ پارٹی ہے. ہماری امیدیں اسکائی از دا لمٹ, ٹھیک ہے, ہماری امیدیں ان سے بہت زیادہ ہیں. جو بھی انہوں نے وعدے کیے ہیں, چاہے وہ 370 سے لے کے 12 سلنڈر تک,
ہم چاہتے ہیں یہ وعدے پورے ہو. اس میں جہاں ان کو ہمارا ساتھ چاہیے ہم ساتھ دیں گے, جہاں پہ یہ کہیں پہ رکتے ہیں اٹکتے ہیں ہم ان پہ سوال اٹھائیں گے, ہم ان کو پوچھیں گے. یعنی کہ آپ کا بھی یہی کہنا ہے کہ 5 سال کے لیے ذمہ داری بہت ہے. غلام نبی صاحب, آپ سے میں جاننا چاہوں گا, چونکہ یہاں کافی ٹائم تک بی جے پی نے یہاں پہ رول کیا, لیکن اگر آپ سے چاڈورہ کی یہ عوام پوچھیں کہ 5 سال بتائیں کوئی بڑے پروجیکٹس جو چاڈورہ کے لیے ہمیشہ یاد رکھے گی چاڈورہ کی عوام. دیکھیے, یہاں تو بہت بڑا معاملہ تھا 5 سال پہلے یا اس سے پہلے بھی, جتنے یہاں پہ پچھلے 35 سالوں میں جو یہاں کے کشمیر کی حالات تھے تو جو کنٹرول کے باہر تھی. لہذا اس پر کنٹرول کرنے کے لیے جب یہاں ایل جی سرکار قائم ہوئی تو جو 2016 سے 2018 تک جو حکومت تھی وہ جب گری, اتنے حالات خراب تھے جموں کشمیر کی. پتھراؤ تھا, ہڑتالیں تھیں 2 مہینے 3 مہینے, پولیس والا جو ہوتا تھا وہ سڑک پر نہیں جا سکتا. وہ تو ہے لائن آرڈر کا مسئلہ, بہت بڑا معاملہ تھا. مگر جو ڈیولپمنٹ ہے وہ تو چلتی رہی. وہ اس طرح بھی مثلا نیشنل کانفرنس کو ایک بہت بڑا مینڈیٹ ملا ہے. آپ تو لوگوں کی امید دیتی ہو جائے گا انشاءاللہ. یہاں تو معاملہ ہے کوئی بڑا پروجیکٹ جو بی جے پی نے چاڈورہ کی عوام کو 5 سال کے دوران دیا, جو کچھ بھی یہاں ہوتی ہے بی جے پی کی سرکار نے نہیں کیا, یہ کس نے کیا؟ ٹھیک ہے, اس کا بھی جواب لیں گے. آپ تشریف رکھیں. انجینئر مظفر صاحب, چونکہ آپ بھی نیشنل کانگریس سے ہیں, نیشنل کانفرنس کے آپ اتحادی ہیں, آپ ایک نوجوان ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کون سے مسائل ہیں جن پر آپ کی ذمہ داری ہے کہ 5 سال کے لیے یہ کام کرنے ہیں چاڈورہ میں؟ دیکھیے, آپ کا بہت بہت شکریہ, اور یہاں پہ جتنے بھی جمع ہوئے ہیں ان کا بھی بہت بہت شکریہ. اور میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم گٹھ بندھن میں ہیں, نیشنل کانفرنس اور کانگریس اکٹھے چل رہی ہے, اور ہم نے بھی اسی پہ گٹھ بندھن کیا ہے نیشنل کانفرنس کے ساتھ, کیونکہ یہ تو ہمارے الائنس میں وہاں پہ بھی ہے, سینٹر میں بھی ہے, کیونکہ ان کے جتنے بھی ایم پیز ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. تو اسی لیے ہم نے یہاں بھی گٹھ بندھن کیا. اور جہاں پہ لوگوں کی بات آتی ہے, ہم نے ہمیشہ بولا جہاں پہ لوگوں کی کوئی بھی جو بھی مسئلے مسائل لوگوں کے ہوں گے وہاں کانگریس بالکل چٹان کی طرح ان کے پیچھے. کوئی 1-2 ایشوز آپ بتائیں گے ایم ایل اے صاحب کو؟ دیکھیے, ایم ایل اے صاحب, میں سمجھتا ہوں جو یہ رستہ ہے بہت کٹھن ہے, یہ ایزی نہیں ہے. ایم ایل اے صاحب یہاں بیٹھے ہیں, ایم ایل اے صاحب کے لیے ہی نہیں بلکہ عمر عبداللہ جو سی ایم بنے ہیں ان کے لیے کٹھن ہے, بہت کٹھن ہے. یہ ایزی نہ سمجھ رہے 5 سال بڑے چیلنجنگ ہوں گے. غلام محی الدین پال صاحب, آپ ایک سماجی کارکن ہیں, آپ بھی بتائیں, ایم ایل اے صاحب سامنے ہے, 5 سال ان کے لیے بہت وقفہ ہے, کیا کرنے کی ضرورت ہے, کیا کہیں گے آپ؟ السلام علیکم. اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے پہلے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے, محتاجوں مسکینوں جو لوگوں کی کاوشیں ہیں ان کو پورا اترنے میں. سب سے بڑا مسئلہ میں ایم ایل اے صاحب کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں. سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارے علاقے کا ہے وہ ہے یہاں پر ہسپتال کا. 6-10 سالوں سے مظفر صاحب نے بھی, ہر ایک سماجی کارکن نے یہی مسئلہ اٹھایا کہ اس پر بورڈ لگا ہے کہ سب ڈسٹرکٹ ہسپتال, حالانکہ یہ پی ایچ سی ہے, اس میں جو سہولیتیں ہونی چاہیے وہ تو ہے نہیں. یہی مسئلہ ہم نے بار بار اٹھایا. اور ایک آپ کہہ رہے پی ایچ سی کو سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل بنا دیا ہے, اندر سے وہ پی ایچ سی, اندر سے پی ایچ سی ہے. یہی مسئلہ ہم نے گورنر صاحب ہر ایک کی نوٹس میں, لیکن اس پر کوئی کاروائی. دوسرا مسئلہ 1994 سے ماسٹر پلان میں جب مفتی محمد سعید آیا, اس نے چیف منسٹر تھا, اس نے سری نگر سے چار شریف تک ماسٹر پلان میں یہ روڈ لایا. تب سے صرف جو بھی چیف منسٹر ہے گورنر صاحب آتا ہے وہ صرف وی آئی پیوں کا ٹور ہے, بولتا ہے یہ ماسٹر پلان, آج تک وہ کام نہیں ہوا ہے. میں یہی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, یہ دونوں سوالوں کا جواب ہم علی محمد ڈار صاحب سے لیں گے. جیسے غلام نبی پال صاحب نے کہا کہ 2 بڑے اہم ایشوز, پی ایچ سی کو سب ڈسٹرکٹ بنا دیا گیا ہے یا ڈسٹرکٹ ہاسپٹل, لیکن اندر سے حالات کچھ اور ہے, کیا کہیں گے آپ؟ یہ صحیح ہے, یہاں عام لوگوں کی ناراضگی ہے. یہ حقیقت یہ ہے کاغذوں میں یہ سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے. تو آج ہی صبح ہم نے ایک میٹنگ میں شرکت کی جس میں یہاں کے جو تحصیل آفیسران ہیں یا ایگزیکٹو انجینئر صاحبان ہے انہوں نے شرکت کی. میں نے وہاں بھی یہ مسئلہ اٹھایا. یہ نام کا سب ڈسٹرکٹ ہسپتال ہے. اگر آپ دیکھیں گے چاڈورہ سب ڈسٹرکٹ ہے, اس سے زیادہ فیسلٹیز ناگام میں ہیں, وہ بھی سب ڈسٹرکٹ ہی ہے, مگر سب سے پہلے چاڈورہ میں سب ڈسٹرکٹ بن گیا. یہاں ہی نہیں صرف چاڈورہ میں بلکہ اگر آپ سی ایس سی چھترگام بھی دیکھیں گے وہاں کی حالت بھی مطلب ابتر ہے.
तो उम्मीद की जाएगी जैसे दो चीज़ें इन्होंने बताई आपके पास। बिल्कुल प्रायोरिटी मेरी वही होगी अस्पताल की। पहले तो सेहत, एक इंसान के लिए सेहतमंद होना बहुत ही ज़रूरी है। जब हमारी सरकार ये काम न करे पहले, तो फिर किस नाम की सरकार है। सबसे पहले प्रायोरिटी मेरी यही है कि हम वहाँ देखें क्या कमियां है, वहाँ क्या खामियां है, क्या वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर है या यहाँ गवर्नमेंट लेवल पर है, या उधर जो चाडूरा में जो अमला है उनकी लेवल पर है। इनको हम इंशाल्लाह, मुझे लगता है 1 महीने में हम उन खामियों को दूर कर लें। 1 महीने का वक्त दिया है अली मोहम्मद डार साहब ने, जैसे कि यह हेल्थ सेक्टर का इशू बताया गया है। मुश्ताक साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जब हम पसमानदा तबके की बात करते हैं, यहाँ एमएलए साहब बैठे हैं, आप रिप्रेजेंट करते हैं। चाडूरा कॉन्स्टिट्यूंसी सिर्फ टाउन नहीं है या 2-4 गांव नहीं है, एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो क्या समझते हैं आप, जो यहाँ पे ओबीसी या एसटी जो कैटेगरीज से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके क्या मसाइल हैं जो शायद एड्रेस करने की ज़रूरत है यहाँ पे? बेसिकली चाडोरा में हमारी उतनी आबादी है नहीं। हमारी आबादी है चरार शरीफ और खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह डिग्री कॉलेज बनाने की बात हो रही है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाने की या इन चीज़ों को प्रमोट करने की बातें हो रही हैं। अगर आप हमारे एरिया में दौरा करेंगे तो आप देखेंगे वहाँ हमें डॉक्टर MBBS डॉक्टर नहीं मिलेगा। ये कौन सा एरिया है और कौन सा हॉस्पिटल? सारे एरियाज़, आप गोगजी पथरी ले लीजिए, एक बहुत बड़ा एरिया है। आप हमारा लेडन ले लीजिए, नागबल ले लीजिए, ब्रनवाड़, सुरसियार, कुटबल, वहाँ पे आपको एक मेडिकल असिस्टेंट मिलेगा और वो भी एक खस्ता बिल्डिंग में बैठा होगा। हॉस्पिटल्स बने हैं, बिल्डिंग बनी है। लेकिन यहाँ तो ये बीजेपी के साहिब हमें कह रहे हैं कि जो यहाँ पे सारा हमने दिया है, जो आप इर्द गिर्द देख रहे हैं, तो फिर क्या आप तो कह रहे हैं सारा ख़त्म? मैं बेसिकली सियासत की तरफ नहीं जाना चाहता, मैं अपने मसाइल आपको बता रहा हूँ। मसाइल हमारे ये हैं कि हमारे एरियाज़ में अभी तक ये फैसिलिटीज़ नहीं हैं जो बुनियादी सहूलियात हैं। यहाँ पे जब हम देखते हैं तो चलो यहाँ पे ज़रूरत है डिग्री कॉलेज की, सारी चीज़ों की, लेकिन हमारे लोग अभी भी, हमारे जो रोड हैं खस्ता हैं। कुछ बस्तियाँ ऐसी हैं, आप प्रैक्टिकली भी आपको दिखा सकता हूँ जहाँ अभी रोड नहीं है, या बिजली जो है, कुछ घर ऐसे भी हैं, हालांकि काम हुआ, मैं इनकार नहीं करता, काम बहुत हुआ, लेकिन उतना भी नहीं हुआ कि सारा जो है मसले जो है। यानी कि आप कह रहे हैं कि जिस इलाके से आपका ताल्लुक़ है वहाँ सड़कें खस्ता हाल है, बुनियादी जो ज़रूरियात है उसका फुकदान है। शाहनवाज साहब, आप भी एक समाजी कारकुन हैं, एमएलए साहब सामने बैठे हैं, कहते हैं कि जो समाजी कारकुन की नज़रें बहुत वसी होती है, ब्रॉडर विजन में ये चीज़ों को देखते हैं। मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहूँगा, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के मसाइल जो शायद इन 5 साल के लिए डार साहब को हल करने होंगे। पहले हम डार साहब को मुबारकबाद देते हैं हमारा एमएलए बनने के लिए, जो चाडूरा कॉन्स्टिट्यूंसी से रिप्रेजेंट करेंगे, और हम गुलिस्तान का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि पहली बार इस नवीयत का प्रोग्राम हमारे चाडूरा में हुआ है। हम डार साहब को इस चीज़ की तरफ ध्यान देना कोशिश करेंगे देने की कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है, तो हम चाहते हैं कि इलेक्शन के बाद भी डार साहब लोगों की राय ले, जैसे इलेक्शन से पहले भी गाँव चले गए लोगों से वोट मांगने के लिए, और अब इलेक्शन के बाद भी लोगों के पास उसी तरीके से उन गाँवों में चले जाए और लोगों की राय ले, क्योंकि आज तक हमेशा रहा, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में हमेशा रहा है कि 1 मैन रूल रहा है। तो हम चाहते हैं कि आइंदा ये 1 मैन रूल ना हो। चाडूरा में पहले बहुत सारे इशूज़ है, लेकिन बड़ा इशू ये भी है कि ट्रैफिक जैम का। हमारा चाडूरा में इतना ट्रैफिक 2-2, 3-3 घंटे गाड़ियाँ बंद रहती है और बहुत परेशानी होती है, और बदकिस्मती के सबब ये भी है कि चाडूरा के इस पार हॉस्पिटल है, और जब ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई है। सवालों का जवाब हम अली मोहम्मद डार साहब से लेंगे। एक तो ये डार साहब कह रहे हैं कि जिस तरह आपने इलेक्शन के दौरान लोगों के पास गए, लोगों की बातें सुनी, और जो लोगों के साथ आपके रवाबित थे वो अब भी होनी चाहिए, आगे भी। दूसरा, इन्होंने ट्रैफिक जाम का कहा, तो क्या नताइज आने के बाद ही मैंने एक बहुत ही बड़े अवामी जलसे में अपनी तकरीर में कहा कि मैं सिर्फ कारकुन या अपने वोटर तक महदूद नहीं रहूँगा, मैं हर एक से ताउन मांगूंगा। जैसे यहाँ मेरे दोस्त है फहद साहब है, या एक जो मेरा हरीफ, जो मेरा रनर था, उससे भी मैंने ताउन मांगा। हर एक से मैं गुजारिश करूँगा, आप आइए बगैर किसी झिझक के। मैं एमएलए बन गया, मैं हर एक का हूँ, पार्टी एक साइड। इस वक्त हमें डेवलपमेंट के बारे में सोचना है, चाडूरा के बारे में सोचना है। अगर हम इकट्ठे चले, इलेक्शन का वक्त गया, देखेंगे 4 साल
जब हम मुकम्मल कर लेंगे 5वें साल में हम मैदान में निकलेंगे। मैं कहूँगा मैंने ये किया, फहद साहब कहेंगे मैंने ये किया। फ़िलहाल तो हमें ये बालाई ताक रख के ही नए तरह पर सोचना है, चाडूरा के बारे में सोचना है, कैसे हम इसको और मज़ीद तरक्की की तरह लेंगे। जी। फरमाया गुलाम नबी साहब ने कि यहाँ सब कुछ बीजेपी ने किया। यहाँ तहसील ये शेर कश्मीर के ज़माने में आया है, शेर कश्मीर ने दिया है। यहाँ सब डिस्ट्रिक्ट उमर अब्दुल्ला साहब ने दिया। यहाँ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B बिठा दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बिठा दिया। यहाँ PHE डिवीज़न मैंने बिठा दिया जब मैं MLA था। ये सब कुछ हमने किया था। हाँ, अलबत्ता एक कॉलेज रह गया, उस वक्त डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कॉलेज थे, और फिर फैसला हुआ कि चाडूरा में हम कॉलेज बना देंगे, नहीं बना सके, ये हकीकत है। ज़्यादा टाइम नहीं आया, 2002 का मतलब जो हमें नाकामी उठानी पड़ी, जिसकी वजह से ये रह गया। कॉलेज आया, बाकी जो भी यहाँ डेवलपमेंट है ये सब नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है। रोड के बारे में उन्होंने फरमाया, उन्होंने सही डिमांड की। बाकी ये लोगों की ज़रूरत है इस वक्त, अगर हम इसको पूरा न कर सके लोगों को और ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़े। इसी तरह उन्होंने कहा, एक तो मैंने जवाब दिया कि मैं हर एक का हूँ, सिर्फ मैं एक इंडिविजुअल से नहीं मिलूँगा, इंडिविजुअल के बारे में नहीं सोचूँगा। हमें अवामी देखना है कि प्रायोरिटीज़ क्या है अवाम के लिए ज़्यादा बेहतर, उसके बारे में भी सोचना है। और जो भी उन्होंने कहा है मैं इनको यकीन देता हूँ, हम सब मिल के आपके मशवरा लेंगे। कभी कभार ऐसा ही अगर आप 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद और ऐसा ही प्रोग्राम बना देंगे, ताकि हमने भी कुछ किया होगा। अभी तो 10-20 दिन ही हो गए, तो हमें जवाबदेह बना दीजिए। मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, इनसे भी गुजारिश करूंगा, आप हमें जवाबदेह बना दें। ठीक है, तो क्या बात है। डार साहब कहते हैं कि 1 साल के बाद यही प्रोग्राम कीजिए, लोग जमा कीजिए और हमें अकाउंटेबल जवाबदेह बना दीजिए। जनाब, आप बीजेपी से हैं, लेकिन डार साहब जैसे आपने क्लेम किया था कि ये जो इर्द गिर्द देख रहे हैं बीजेपी का है, लेकिन डार साहब कहते हैं कि ये शेख साहब के दौर का है, ये NC का किया कराया है। ये दावे कैसे, खोखले दावे? नहीं, खोखले दावे नहीं है। शेख साहब ने एक उनका एक तारीखी मुकाम है रियासत जम्मू कश्मीर में, खासकर ऑल इंडिया पैमाने पर। इसको कोई नहीं, ये नहीं कह सकता कि ऐसा नहीं है। शेख साहब का एक बहुत बड़ा तारीखी रोल रहा है रियासत जम्मू कश्मीर में या सारे हिंदुस्तान में। तो मैंने सिर्फ इतना कहा कि एक बहुत बड़ा मैंडेट मिला है नए सिरे से नेशनल कॉन्फ्रेंस को। अब उम्मीदें लगी है इनकी तरफ, हम इनके साथ हर सूरत में ताउन करेंगे, इनके साथ शाना बशाना काम करेंगे, ताकि यहाँ के लोगों के मसाइल जो है, लोगों के जो यहाँ इक़्तिसादी नाबराबरी का मामला है, जो यहाँ बेरोज़गारी का मामला है, उस पर किस तरह काबू पाया जाए। ठीक है, तो आप कहते हैं कि अगर इनको आपकी ज़रूरत पड़े तो आप शाना बशाना खड़े हैं। ठीक है, शिराज साहब, आप एक सामाजिक कारकुन हैं, आपसे भी कमेंट लेना चाहूँगा। MLA साहब सामने हैं, दिगर समाज के हल्के के लोग यहाँ पे, ऑडियंस में भी कई सारे लोग हमें देख रहे हैं, गुलिस्तान TV पे हज़ारों लोग देख रहे हैं। तो क्या मसाइल है चाडूरा कॉन्स्टिट्यूंसी के जिनको हल करने की ज़रूरत है, या जिनको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नेगलेक्ट किया गया है? जी, पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारे डार साहब MLA बने हैं, और यहाँ पे आपका भी शुक्रिया करते हैं। जो मुश्किलात हमें हैं तो वो पिछले 20 साल से भी ऐसे कुछ मुश्किलात ऐसे पड़े हैं। अगर मैं अपने गांव की बात करूंगा तो मैं बुगाम से ताल्लुक़ रखता हूं। वहां पे एक बिल्डिंग पड़ी है इरिगेशन की, जिसमें अभी जुआ चल रहा है, और जो छोटे लड़के हैं वो उधर चरस पी रहे हैं। उसकी तरफ उसको तवज्जो देनी चाहिए। वो बिल्डिंग फिर से रिपेयर होनी चाहिए। वहाँ बिल्डिंग क्या है, किस डिपार्टमेंट की है? वो इरिगेशन की बिल्डिंग है। वहाँ पे तकरीबन 3.5 कनाल ज़मीन है उसकी, लेकिन वो खस्ता पड़ी है और वहाँ पे अब गलत काम हो रहे हैं। उसकी तरफ हाँ डार साहब को ये जिम्मेदारी बनती है कि उसकी तरफ तवज्जो डार साहब से उस पर कमेंट लेंगे। जैसे डार साहब ने कहा कि इरिगेशन की बिल्डिंग है, लेकिन बदकिस्मती से नौजवान खराफात में मुब्तला हो रहे हैं, एवं कि वहाँ ड्रग्स का शायद वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी मेरी नोटिस में यह आया, उन्हीं के थ्रू इंशाल्लाह मैं इस पर कार्रवाई कराऊँगा। तो ये जो बिद्दत है, ये जो उन्होंने मनशियात के जिक्र के, ये सिर्फ वहाँ ही नहीं है, हर एरिया में है। उस पर हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब राजा मुजफ्फर जैसे या यहाँ पर और भी हमारे साथी हैं, इंशाल्लाह उनसे भी हम मदद लेंगे
मैं कोशिश करूंगा, ये न सिर्फ बुगाम में, हर जगह हम कोशिश करेंगे इस पर कंट्रोल करेंगे। डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट साहब, जैसे मैंने आगाज़ में कहा, आप एक राइटर भी हैं, बहुत चीज़ों पे आप लिखते भी हैं। जब आप आरटीआई करते हैं, लेकिन आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जानना चाहूँगा, किसी ऐसे डिपार्टमेंट पर जहाँ पे आपने आरटीआई किया, ऐसा मसला हाईलाइट करने की कोशिश की, स्टिल उस पर आपको रेस्पॉन्स नहीं मिला और ना ही सॉर्ट आउट किया गया? देखिए, रेस्पॉन्स तो दूर की बात है, मुझे तो अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जाना पड़ रहा है पिछले 5 सालों में। मैंने कहा कि कुछ चीज़ें जो है सरकार ने ठीक की, बट कुछ चीज़ों में मतलब जवाब ही नहीं मिल रहा था। सरकारी मुलाजिम बात नहीं कर सकता था, इतना उन्होंने इतना प्रेशर किया था आवाम पे, और जो एडमिनिस्ट्रेशन भी वो भी जंग आलूदा हो चुकी थी, वो भी लोगों की रसाई नहीं थी प्रॉपरली। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो हुई, चाडोरा अस्पताल की हुई। इंसान हॉस्पिटल कब जाता है? जब बीमार हो जाएगा। इंसान बीमार होता कैसे पहले? क्या जो चाडोरा कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग पानी पीते हैं, क्या वो पानी साफ़ है? इस पर मैंने बिल्कुल रिसर्च की हुई है 4 सालों में। जहाँ से ये दूध गंगा निकलती है शंकर बुलबुल से, वहाँ से लेके जहाँ ये जाती है होकर सर में, इसके अंदर तकरीबन ब्रनवार से लेके बरजुला तक 2000 लैट्रिन जाती है अंदर। और यही पानी यो आप शुमा सप्लाई करने करालपुरा वाटर सप्लाई स्कीम से। करालपुरा वाटर सप्लाई स्कीम से 8 लाख लोगों को दूध गंगा का पानी पिलाया जाता है, विच इज़ कम्प्लीटली अनहाइजीनिक, इट्स डेंजरस, इट्स पॉइजनस। एक तो ये बात है। और दूसरी लाइन आपकी आती है नवहार से, जो ईरान ने बिछाई है, वो कंप्लीट रॉ वाटर है। और दौलतपुरा में आपका यहाँ पे वाटर सप्लाई स्कीम थी, जो वहाँ पे वो आड़बल नाग है, आड़बल नाग का जो सोर्स ही ख़त्म हो गया आपके यहाँ पे पूरे लेफ्ट साइड पे दूध गंगा, सो नागी होक। और 30 करोड़ रुपए सरकार ने 12 साल में लगाए उस दौलतपुरा प्रोजेक्ट पे। पंप स्टेशन, ट्रांसफार्मर, अलग लाइन, पता नहीं टैंकी क्या क्या बनाया। अब 30 करोड़ ही ज़ाया हो गया, क्योंकि जो उसका सोर्स था सो नागी होक। तो और जो पानी पीते हैं हम, वो गंदा पानी है। और जो आजू बाजू ब्रनवार से लेके बरजुला तक, या अगर हम बोले मोशवा तक ही कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से, चाडोरा से लेके मोशवा तक, जितने भी दूध गंगा के लेफ्ट राइट पे बाथरूम्स लैट्रिन में जाती हैं, उसको ट्रीट नहीं करना है। जो भी ओपन ड्रेन्स जा रही हैं, आप चाडोरा टाउन में देखो, गंदगी किस में जाएगी? इसमें जाएगी। ये कहाँ जाएगा आगे? या हम ही पिएंगे? तो पहले जो है एमएलए साहब से गुजारिश करूँगा कि जो पीने का साफ पानी है वो इंश्योर करना है कि पीने का साफ पानी मिलना चाहिए। जल जीवन मिशन का मतलब नहीं है कि आप खाली पाइपें बिछाएंगे। 5000 करोड़ का बजट है, तो जो है कम से कम फिल्ट्रेशन प्लांट बनने चाहिए। इसमें दूध गंगा पे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगने चाहिए। जो भी इसमें ड्रेनेज जाता है उसको ट्रीट करके इसमें जाना चाहिए, ताकि लोगों को साफ पानी मैसर हो, ताकि लोग बीमार ना हो और अस्पतालों पे लोड कम हो जाए। आपके कई सारी चीज़ें डार साहब, जैसे कि डॉक्टर साहब ने जिक्र की है, आपके पास है कोई ऐसा रोड मैप चाडोरा में जहाँ हम देखें कि लोगों को साफ पानी मिले? फरमाया, मैं सारी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात नहीं करूंगा, सिर्फ चाडोरा की बात करूंगा। यहाँ लोगों को पीने के लिए साफ पानी मुहैया नहीं हो रहा है। अभी तक यहाँ फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं है, अभी तक। आज के दिन पे, आज ही मैंने मीटिंग में ये मसला उठाया। जब हम चाडोरा को साफ पानी नहीं दे सके, तो हम दूर दराज इलाकों को कैसे दे सकते हैं? बातें तो हम करेंगे, बड़ी बड़ी बातें, मगर कहीं पर मुझे साफ पानी नज़र नहीं आया। या उन्होंने यहाँ जिक्र किया दौलतपुरा, वो भी मैंने मसला उठाया। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। आप जानते हो, ये जो जल जीवन मिशन का यहाँ प्रोग्राम आया, एक कमिश्नर ने खुद ही एक बयान दिया, हज़ारों करोड़, IAS ऑफिसर, हज़ारों करोड़ का घपला, सिर्फ पाइपें बिछा दिए। अभी गुलाम नबी साहब ने कहा, फहद साहब ने भी कहा, सड़कों को तारकोल बिछा दिया, हकीकतन बिछा दिया। बस एक काम किया बीजेपी ने, तारकोल बिछा दिया सड़कों को, सब मेन रोड से ही नहीं बल्कि अंदर लेन्स भी। एक ही साल में जल जीवन मिशन के थ्रू तमाम उनको सड़कें खंडरात में तब्दील किए गए। आज फिर वही हालत है सड़कों की जो ऐसे 4 साल 5 साल थी। लिहाजा इस महकमे को देखने की ज़रूरत है, सारे महकमे को देखने ज़रूरत है। मैं कोशिश करूंगा लोगों को, हर जगह लोगों को पीने का साफ पानी मुहैया कराने की। आपसे अंद्रावी साहब जानना चाहेंगे, जैसे मैंने आगाज़ में कहा कि आप काउंसिल के चेयरमैन भी रहे, पोटेंशियल है, रिसोर्सेज है ऐसे कि जहाँ टूरिस्ट डेस्टिनेशन को, अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशंस को एक्सप्लोर करें? इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आपके
चाडूरा की तो मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में मुझे ऐसा अभी तक कोई नज़र नहीं आ रहा है कि जिस एरिया में कोई पोटेंशियल होगा टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए। अलबत्ता जो दूसरे बेल्ट्स के, जो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी के जैसे चारी शरीफ है, उस दे हैव पोटेंशियल फॉर टूरिज़्म डेस्टिनेशन, जिससे एक फ़्लो टूरिस्ट्स का चाडूरा में भी बढ़ेगा, एक इकोनॉमिक ग्रोथ चाडूरा में भी हो सकती है। और इसके बाद जैसे अभी मैं आपसे ज़िक्र किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को थम्पिंग मेजॉरिटी मिली, और जो वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन से पहले किए अपनी मैनिफेस्टो में रखे, जिसमें कि सबसे प्रायोरिटी पे था 370 और 35A, जिस पे कि अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सुई अटकती है स्टेट होड पे। 370 पे उनका स्टैंड क्लियर है नहीं। इसके बाद जो भी यहाँ पे लोग बैठे हैं, जितनी भी आवाम यहाँ पे बैठी है, इन्होंने वोट सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं दिया है, इन्होंने वोट 12 सिलेंडर्स के लिए दिया है, इन्होंने वोट अपना इसका 200 यूनिट फ्री बिजली के लिए दिया है, इन्होंने वोट्स जो है अपना PSA को हटाने के लिए दिया है, क्योंकि आपको पता है हमारे चाडूरा में ही इतने लड़के हमारे बंद हैं PSA को लेकर, जिन पे PSA लगा हुआ है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, मैंने क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि हम MLA चाडूरा के साथ खड़े हैं, हम डार साहब के साथ खड़े हैं, लेकिन डार साहब ये बात असेंबली में उठाएं, ये बात असेंबली में बोलें कि जो हमने वादे किए हैं, हमने कहा है कि हम PSA हटाएंगे, हमें PSA हटाना है, हमने कहा है हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हमें देने हैं, हमने कहा है कि हम EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन फीमेल्स को 5000 महीना देंगे, हमें देने हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे वादे हैं, 370 तो दूर की बात। यानी कि आपका कहना है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मैनिफेस्टो में प्रॉमिसेस किए हैं, ये हमें इंश्योर करे वो वादे पूरे किए जाएंगे। डॉक्टर साहब कुछ कह रहे हैं जी। देखिए, अभी मैंने मंशूर के बारे में कोई जवाब नहीं दिया। हकीकत यह है हमारा इंतखाबी मंशूर है, हमने लोगों से वादे दिए हैं, गारंटीज़ भी दिए हैं। जो हमने गारंटी दिए हैं हम इनको निभा देंगे। इतना ही नहीं, देखिए उन्होंने फरमाया स्टेटहुड की बात, अभी हम सिर्फ स्टेटहुड पर ही है। अभी तो असेंबली, अभी तो सर्टिफिकेट इजलास नहीं, अभी आगाज भी नहीं हुआ, अभी 10 दिन भी नहीं हुआ। स्टेट का रेजोल्यूशन हमने इसलिए पास किया, वो तो गवर्नमेंट के थ्रू हमने करवाया, और हम उनसे उम्मीद नहीं रखते हैं जिन्होंने हमें ये छीना, जिन्होंने हमें 370 और 35A से महरूम किया। असेंबली जो ही, मतलब ये नहीं मतलब कल 2 दिन 3 दिन के लिए, असेंबली सेशन जब शुरू होगा इसमें इंशाल्लाह हम रेजोल्यूशन पास करेंगे, मरकजी सरकार से हम बता देंगे जो हमसे छीना गया वो वापस दीजिए। यानी कि आप कह रहे हैं मगर जी। हम ये भी जानते हैं जब तक BJP सरकार है वो देने के लिए तैयार नहीं होंगे, मगर हम आखिरी दम तक लड़ेंगे इंशाल्लाह। जी आप कुछ कह रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं जी। जी जी, जिस आज़ादी से हम इस वक्त बैठे हैं इस माहौल में, आज़ादी के साथ बात कर, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आज से 4 साल 5 साल पहले क्या आप बैठ सकते थे, कहीं इस तरह बात कर सकते थे? उस तरह हम पर दहशत बड़ी हुई थी। ये किसने ये माहौल कायम किया और किस तरह हुआ? और आज हम खुले माहौल में, इलेक्शन भी हुआ, सब कुछ भी हुआ, ये माहौल जो बन गया, ये कैसे बन गया? ठीक है, ठीक है जी जी, उनकी बात सही है। हम जिस माहौल में बैठे हैं आज से 4 साल हम बैठ नहीं सकते, मगर उस वक्त अवामी सरकार जब वजूद में आती है, जैसे परसों ही हम मुंतखब हुए, आज हम जवाबदेह हैं इतने लोगों के साथ। हमने गन नहीं उठाया है, लोगों को नहीं दबाया, हम भी कर सकते थे, तब भी ऐसा होता, मगर ये करना अवामी हुकूमत के कोई जवाज़त नहीं बनते। अच्छा, इतना दहशत फैल गया जब हमको जेल भेज दिया गया, जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जैसे हिंदुस्तानी को जेल भेज दिया गया, जब उमर अब्दुल्ला साहब को जेल भेज दिया गया, जब मुफ्ती सईद और महबूबा मुफ्ती सईद पर इतना भरोसा था हिंदुस्तान को, इसको एक बार होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बना दिया गया, सारे हिंदुस्तान को कंट्रोल करना था। जब उसकी बेटी को जेल भेज दिया गया तो लोगों को खुद ही पता चला कि हमारे साथ क्या होगा, मतलब लोगों को बाहर आने नहीं देता। डॉक्टर साहब आपका 10 मिनट के लिए आप यहाँ आज़ादी दो, कोई ऐलान करे हम डंडा नहीं उठाएंगे,
ज़रा अपनी बात को हो, फिर देखेंगे हम यहाँ ठहरेंगे या नहीं। आपका जवाब है, आप कुछ कह रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं। इलेक्शन के बाद कम से कम इतना चीज़ हुआ कि जिन लोगों ने वोट भी नहीं दिया वो भी उन्होंने भी चैन की सांस ली, और कम से कम आम इंसान इस चीज़ पे आज खुश है कि हमारे घरों पे अब जैसे भी नहीं चलेंगे। हाँ, आम लोग इस चीज़ पे भी मुतमईन है कि हमारी ज़मीनें हमसे अब छीनी नहीं जाएगी। और एक चीज़, जो 300 रुपये से लेके हमारा बिजली फीस 1800 रुपये तक चला गया, अब ये कम से कम इस चीज़ पर यकीन है कि 1800 लेके अब 3000 नहीं जाएगा। तो ये चीज़ फ़र्क रहा खाली इन 10 दिनों में और पिछले 5 सालों में। ठीक है, कोई ऑडियंस में सवाल है? जी कोई, जी आप बताएं। जी वनियो। अस्सलाम वालेकुम। अभी बोल रहे हैं गुलाम नबी साहब, यहाँ बीजेपी ने सब कुछ किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार पे 200 रुपये बिजली फीस है, आज 2000 थे। किसी के पास महीने में 1000 भी आमदनी नहीं है, वो कैसे 2000 करें? आप डार साल पे मंशूर में 200 बिजली यूनिट फ्री देंगे इस बस। ठीक है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आपने कहा कि 200 यूनिट बिजली फ्री दे, हालांकि ये पार्टी हाई कमांड का इस पे जवाब लेना चाहिए था, चूंकि अब हम विद इन द कॉन्स्टिट्यूंसी बात करें तो 200 यूनिट हम फ्री देंगे, ज़रूर देंगे। यही अवामी हुकूमत और डिक्टेटरशिप में फ़र्क है। आप देखिए, मुझे शिकायत मिली कल कि कहीं पर फीस में इजाफा हुआ। आज की मीटिंग जो मेरी थी ऑफिसरों के साथ, मैंने वहाँ इशू उठाया, मैंने उनको कहा वापस जाओ। किसने आपको अलाउ किया है? मत जाओ। हालांकि मैं एक बार खंदा के लोगों के साथ गया, उनके बिजली फीस में मतलब इंतहा बेहद फीस बढ़ा दिया गया। जब मैं चीफ साहब के को मिला, उसने कहा हमें 5000 तक जाना है, हर महीने 200 बढ़ाने हैं। आज सरकार आई, हमने कंट्रोल किया, मत जाओ आगे आप। हमें लोगों को कंसेशन देनी है, जो हम ले रहे हैं उसमें भी हमें लोगों को कंसेशन। कोई और सवाल है ऑडियंस में? जी आप बताएं, नाम बताएं। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई कांग्रेचुलेट टू कंसर्न ऑनरेबल एमएलए जी फॉर देयर विनिंग विक्ट्री एंड ऑल द गेस्ट्स ओवर हियर। मेरा इतना कहना है कि बिल्ली सबसे नाजुक जानवर होती है एज पर वाइल्ड लाइफ एक्ट। अगर उसको भी कहीं लगता है कि भाई मुझे अब बचने की कोई रास्ता, मुझे बचने का कोई रास्ता ढूंढना है, वो भी रिटेलिएट करती है। वो तो रहा सवाल बिल्ली का। जब आप किसी पे कोई फोर्स लाते हो, किसी से भी कोई किसी भी किस्म का कोई फोर्स आता है किसी के ऊपर, वो मजबूर होता है अपनी बात को अपने सीने में रखने के लिए। ये आप ये मत समझ लीजिए कि हम यहाँ ओपन में बैठे हुए हैं तो यहाँ हम ओपन डिबेट कर रहे हैं। आप सवाल क्या कर रहे हैं एमएलए? मेरा सवाल नहीं है, मेरा आज की सरकार से सिर्फ इतना कहना है कि आपको एक लार्जेस्ट मेजॉरिटी का मैंडेट मिला है, और इस लार्जेस्ट मेजॉरिटी के मैंडेट के साथ हमारी बहुत सारी ख्वाहिशें वाबस्ता है। इनका जो मंशूर है, उस मंशूर की हम पूरी तरीके में ये उम्मीद रखते हैं कि वो ज़मीनी सतह पे कामयाब रहे। ठीक है, आपका गया। आप में से कोई किसी का सवाल? जी आप बनियो। अस्सलाम वालेकुम सर। जैसे कि हम सबको पता है, पिछले 7 साल से अगर हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे, जितने राशन कार्ड उस टाइम इशू हुए थे बस उतना ही है। अगर आप मुझे दिखाओगे कि उन 6 सालों में किसी को राशन कार्ड मिला है, तो मैं बोलूँगा कि बीजेपी ने यहाँ पे डेवलपमेंट की है। ठीक है, राशन कार्ड का आप मसला उठा रहे हैं एमएलए साहब से। ये कह रहे हैं कि राशन कार्ड जितने इससे पहले 6 साल पहले इशू हुए थे बस उतने, नए नहीं बने। मैंने अभी ये मसला एसडीएम साहब से उठाया। यहाँ उन लोगों को बीपीएल राशन मिलती है जो करोड़पति है, जो गरीब लोग हैं, जिनको तहसील दफ्तर तक जाने के लिए किराया नहीं है, उनको नहीं मिलता है। हमें ये भी देखना है, इंशाल्लाह जो भी ज़रूरतमंद है, जो भी मोहताज है, जो भी डिज़र्व करता है बीपीएल राशन, हम उनको देंगे। और राशन कार्ड जिनको भी ज़रूरत है उनको हम फराहम करें। जी आप कुछ कह रहे हैं? जी आप। हाँ। आपका शुक्रिया मैं अदा करना चाहता हूँ कि अगर आज अभी तो 20 दिन ही हुए हैं कि हुकूमत बनी हुई या एमएलए बनी है, मैं मुबारकबाद देता हूँ आपकी। जिस तरह आपने ये प्रोग्राम शुरू किया, अगर हीरो बनना है एमएलए को, किसी भी एमएलए को, जो प्रोग्राम शुरू हुआ वो, क्योंकि उसको अपनी शिकायतों का अजाला पहले ही लोगों ने दे दी कि इलाके में ऐसे ऐसे मामले हैं, ऐसे ऐसे किस्से हैं। तो अगर हीरो इनको बनना है तो मैं डार साहब को यकीन दिलाता हूँ आपके प्रोग्राम से, लोगों की वसात से, अगर इसको हीरो बनना है तो इसी प्रोग्राम में हीरो बनना है, क्योंकि उसको पहले ही लोगों ने चेतावनी दी कि ऐसे ऐसे मसले हैं गाँव में। और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ डार साहब को, आज के मौजूदा खासकर अपने एमएलए को, जो यहाँ पर बेकार लड़कियाँ हैं,
गाँव में वो फिर उनको खुदकुशी करते हैं, गाँव में बैठते हैं, वो पढ़े लिखे लड़के हैं। उनके लिए सोशल वेलफेयर की तरफ से उनसे बात कीजिए कैबिनेट में, क्योंकि उनके लिए एक स्कीम राइज करो ताकि हर एक गाँव में अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, पूरे कश्मीर पहले अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में एक तकरीबन एक सेंटर, दो सेंटर अगर वो राइज करें तो रोजगार। आप कुछ कह रहे हैं जी? मेरा ये कहने का मतलब है, मेरे कहने का मतलब यह है कि मैंने पहले ही बोला कि कठिन है बहुत, लेकिन अब मैं डार साहब से कहना चाहूँगा, लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से बहुमत से इनको जिताया और बहुत ज़्यादा, और लोगों की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है, बहुत ज़्यादा, और हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी आज तक नज़रअंदाज की गई। डॉक्टर साहब सही है, मैं चाहता हूं कि हमारे एमएलए साहब ये 24/7 काम करें और लोगों के मसले मसाइल जितने भी है वो सॉल्व करें। उसमें सबसे ज़्यादा जो अभी यहाँ जो हम दर्द सर बन चुका है वो हर एक जानता है, यहाँ बहुत सारे एरियाज़ है, हाँ, तो यहाँ से हर कोई जितने भी एरियाज़ है यहाँ से ही गाड़ियाँ गुजरती है, यहाँ से ही लोग गुजरते हैं। जैम जो ट्रैफिक जाम है उस पे रोड में सामने लाने की बहुत ज़रूरत है। नंबर 1, एक मिनट, और नंबर 2, पानी का बहुत बड़ा मसला है। हम चौधरी वाले जितने भी है, हाजी साहब, हम गंदा पानी पीते हैं, उनको जवाबदेह बनाना है, उनको टाइट करना है। नंबर 2, डिपार्टमेंट्स को जवाबदेह बनाना, बिल्कुल उनको। और नंबर 2, इसमें जो हर एक का मसला है, गरीबों का मसला है, वो बिजली वो असेंबली में उठाए, वो इनको उठाना है। हमारा काम यह है कि इनको सपोर्ट जितना चाहे हम करेंगे, लेकिन इनको 5 साल बहुत है इनके लिए। 5 साल में इनको दिखाना है काम। देखो, काम नहीं दिखाएंगे ये इनके आप लिए कह रहे हैं नहीं, इनका काम है, ठीक है। इनके लिए नहीं। डार साहब, 2-3 सवाल आए हैं यहाँ से, आखिरी कमेंट में आपसे लूँगा। जैसे गुलाम नबी साहब ने सवाल किया कि यहाँ बेरोज़गार बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, और इस तरीके से, हालांकि वाटर पे तो आपने बता दिया है, थोड़ा सा बताएं आखिरी सवाल आपका, क्या कुछ कहेंगे आप अपनी आवाम के लिए, या जो आपके लिए कुल मिला के सवाल आए हैं? मैं लोगों को आपकी वसात से यकीन दिलाना चाहता हूँ, जो हमने वादे किए हैं हम इनको पूरा कर लेंगे। जो उन्होंने यहाँ सवालात उठाए, मतलब उन्होंने रोज़गार के बारे में यहाँ सवाल किया, हमने मंशूर में कहा है कि 1 लाख नौजवानों को हम सरकारी नौकरी देंगे 5 साल के अंदर, इंशाल्लाह। इस पर हम कारबंद है, वादाबंद है। इसके अलावा अब 1 लाख से क्या होगा यहाँ? पाल साहब का कहना था कि स्किल डेवलपमेंट के इंस्टीट्यूशंस को यहाँ एस्टैब्लिश, 8 लाख 10 लाख नौजवान बेकार है, 1 लाख से कुछ नहीं होगा। उनके लिए भी और भी रास्ते निकालने हैं, मतलब सरकारी काफ़ी स्कीमें हैं, जैसा कि अभी उन्होंने बताया, और हर एक को आज जानकारी है, अवेयरनेस देनी है लोगों को। हम नए नए वसाइल नौजवानों के लिए पैदा करेंगे ताकि वो खुद रोज़गार कमाएं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो ये एग्रीकल्चर का सिस्टम है यहाँ पे, ज़्यादा हमारा एग्रीकल्चर के साथ वाबस्ता है। मैं डार साहब से गुजारिश करूँगा कि अगर छोटी सी मंडी बन जाएगी हमारे बुगांव में या आसपास के किसी गांव में, तो हमारे लिए आसानी होगी। और एक बात मैं बोलूँगा, क्या वी कांट ब्लेम मिस्टर डार साहब फॉर द कॉन्स्टिट्यूंसी दैट वी हैव सफर्ड फ्रॉम लास्ट 18 ईयर्स। उसमें डार साहब का कोई कसूर नहीं है, एमएलए कोई और था, यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही थी। आप एक मंडी चाहते हैं ये डार साहब यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी में? ये आखिरी सवाल। इंशाल्लाह मैं हर जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं यहाँ चाडोरा में, उनसे मशवरा करके सरकार को ये बता दूंगा यहाँ क्या करना है। जैसे कि उन्होंने 4 लेन की बात की, ऐसे ही बहुत से यहाँ मतलब सरकार को मशवरा देना है यहाँ क्या क्या। उसमें मंडी भी आती है, उसमें मंडी भी आती है। जहाँ तक ये सवाल रहा, चाडोरा के साथ हमेशा ज़्यादती हुई, ये हकीकत है। मुझे सिर्फ एक मौका मिला 6 साल 96 से 2000 तक, शायद ही कोई गिन सकते हैं वो काम जो मैंने किया है। उसी दौर में मैंने यहाँ लाया है ये PHE डिवीज़न, इसीलिए कि यहाँ कहीं पर पानी ही नहीं है। उस वक्त 25% लोगों को पानी नहीं मिल रहा। 2002 में यहाँ 70% लोगों को पानी मिल रहा था, मगर बदकिस्मती से वो स्कीम में नाकाम हो गई। फिर उनको डिफेंड किया गया, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब अल्लाह ताला का शुक्र है, ये मैं मान लूँगा, जो जल जीवन स्कीम आ गई, चलिए BJP सरकार की तरफ से ही आ गई, उसको थोड़ा सा ठीक करने की ज़रूरत है, लोगों तक उसकी सहूलियत पहुंचाने की। ये सिर्फ पाइपें बिछाने से कुछ नहीं होगा, लोगों को असल में देखना है क्या लोगों तक पानी पहुंचता भी है या नहीं।
भट्ट साहब आप कुछ कह रहे हैं? जी मैं एक सजेशन दूंगा डार साहब को, चूंकि नए एमएलए बने हैं यहाँ के, मैं इनको सजेशन दूंगा कि इनको अवामी राब्ते के लिए एक ऑफिस कायम करना चाहिए 2-3 एरिया में, जैसे बीकीपुरा साइड में एक, चाडोरा में एक और इकरालपुरा साइड में एक, ताकि आवाम का राब्ता इनके साथ रहे और कॉन्स्टेंटली फीडबैक लेते रहे और कॉन्स्टेंटली ऐसी मीटिंग्स और होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। आप कुछ कह रहे थे, आखिरी कमेंट आपसे? जी जी जैसे कि डार साहब ने अभी कहा, मैं भूल गया था, इनके मंशूर में एक मैनिफेस्टो में एक पॉइंट था कि 1 लाख नौकरियां हम जवानों को देंगे। जैसे आपको पता है बेरोज़गारी पूरे जम्मू कश्मीर में है, तो हम ये चाहते हैं जो पिछले 20 साल 25 साल की कसर है वो इस बार डार साहब पूरी कर दें। ये 1 लाख में से सबसे ज़्यादा कोटा इस बार चाडोरा कॉन्स्टिट्यूंसी को मिलना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं और अपने ऑडियंसेस का जो यहाँ पे हमें राइट और लेफ़्ट साइड बड़ी तादाद में यहाँ पे हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम है ओपन टॉक। आज हम आए थे बड़गाम के चाडोरा असम्बली सेगमेंट में, यहाँ के मकामी एमएलए अली मोहम्मद डार साहब के साथ और कई अहम ज़ी शऊर और मुख्तलिफ हलकों से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियात को हमने मदऊ किया और बात यही हो रही है कि लोगों ने अपना वोट दिया है, लोगों ने अपना नुमाइंदा चुना है, लेकिन अब देखना ये होगा कि 5 साल के दौरान ये लोगों के नुमाइंदे क्या लोगों के मसाइल हल करेंगे जिसके लिए लोगों ने इन्हें चुना है। इसी उम्मीद के साथ अगले प्रोग्राम में एक और असेंबली सेगमेंट में हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए टीम श्रीनगर के साथ गुलिस्तान टीवी के लिए इमरान नायकू, चाडोरा, बड़गाम।